हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास थी। एक्चुअल में एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खोज होनी थी। एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही थी जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी वेलोसिटीज़ को मेजर करें। तो इस तरह का जो एक मीडियम जो कंसिडर किया गया था वो था ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर। और ये माना जाता था कि ईथर एक ऐसा मीडियम है जिससे हो करके लाइट हम तक पहुंचती है। तो ईथर को एक इनर्शिया एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे देखा जा रहा था जिसके रिस्पेक्ट में सभी तरह के मोशन को डिस्कस करना चाहिए। ये उस समय की एक साइंटिफिक एक तरह की विचारधारा थी, आप कह सकते हैं। तो माइकलसन ने 1881 में इस ल्यूमिनिफेरस ईथर को डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बहुत ही सोच समझ के साथ किया गया एक्सपेरिमेंट था। जबकि वो एक दूसरे बड़े वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज के लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से उनको ईथर नहीं मिला। तो लोगों ने कहा कि शायद उनके प्रयोग करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है, थ्योरी में कुछ गड़बड़ी है। इससे माइकलसन को निराशा भी हुई, लेकिन उनको एक मोटिवेशन भी था कि उन्हें एक्सपेरिमेंट फिर से करना है और अच्छी तरह से एक ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट के साथ करना है। तो उन्होंने माइकलसन इंटरफेरोमीटर को डिस्कवर किया, उसको डेवलप किया और अपने दूसरे साथी मोरले के साथ मिलकर के उन्होंने 1887 में, आई थिंक 1886-87 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की उस एक्सपेरिमेंट का कैसे वो बनाया गया था। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो कि इस एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल मूल था, उसके बारे में देखो। देखिए राइट साइड में आप देख रहे हो कि ये एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर का डायग्राम है, जहाँ पर आपको ये एक सेंटर पे ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं बीम स्प्लिटर। ये बीम स्प्लिटर दिख रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये है आईपीस, ये आईपीस वाला हिस्सा है जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। यहाँ एक मिरर लगा हुआ है, आप मान लो मिरर M1 है। यहाँ एक मिरर लगा है, इसको मान लो मिरर M2 है। ठीक है, तो एक तरह से होता ये है कि जो लाइट है वो इस तरह से इस दिशा में इंसिडेंट होती है। बीम स्प्लिटर उसको दो हिस्सों में, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल में ब्रेक कर देता है और फिर लाइट जब एंटर करती है टेलीस्कोप में तो हम इंटरफेरेंस देखते हैं। आप जरा देखें यहाँ पर, इसी को ही इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक लाइट सोर्स है। नॉर्मली हम मोनोक्रोमेटिक सोडियम लाइट सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट जा रही हैं। और ये जो सेमी सिल्वर्ड मिरर है जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये जो है ये सेमी सिल्वर्ड मिरर है। इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। सेमी सिल्वर्ड मिरर क्या करता है, ऑलमोस्ट 50% लाइट को ये एक डायरेक्शन में भेज देता है और बाकी 50% लाइट को दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। यहाँ एक कंपनसेटिंग प्लेट है जो कि थ्योरी में मतलब एक फेज डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। अभी इसके बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हॉरिजेंटल आर्म में ये डिस्टेंस है, मान लो L1 डिस्टेंस है, और वर्टिकल आर्म में ये डिस्टेंस है, मान लो L2 डिस्टेंस है। ये हमारा मिरर थोड़ी देर के लिए माने M1 है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो मिरर है ये M2 है। यहाँ आपके पास आईपीस है, टेलीस्कोप लगा है। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से आती है और जो यहाँ से M2 से रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो ये दोनों लाइट रे एंटर कर जाती हैं इस टेलीस्कोप के अंदर और हम वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है। ये देखिए, ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि माइकलसन और मोरले ने अपने समय में किया था। जहाँ आप देख रहे हो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, ये थोड़ा धुंधली तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है। ये बड़ा सा प्लेटफॉर्म है और इस बड़े से प्लेटफॉर्म में ये एक सेमी सिल्वर ग्लास मिरर है। यहाँ पर कंपनसेटिंग प्लेट है, ये है। यहाँ आपके पास मिरर्स हैं, M1 M2 मिरर हैं। इधर से लाइट इंसिडेंट कर रही है और ये हमारे मिरर्स हैं जो कि M1 M2 मिरर्स हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये एक मरकरी के पूल के ऊपर रखा गया था ताकि अगर हम इस पूरे प्लेटफॉर्म को घुमाना चाहें तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को 90 डिग्री या इस तरह से हम घुमा सकते हैं।
देखें, ये उसी डायग्राम का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यह टेलीस्कोप वाला हिस्सा है, यहाँ पर ग्लास प्लेट है, ये अनसिल्वर्ड कंपनसेटिंग प्लेट है, यहाँ पर भी मिरर लगे हैं, यहाँ से लाइट सोर्स जा रहा है, यहाँ भी मिरर लगे, यहाँ भी मिरर लगे हैं, और ये पूरा प्लेटफॉर्म है जो कि एक मरकरी पूल के ऊपर रोटेटिंग टेबल पर रखा हुआ है। कुछ डाटा यहाँ पे देख लें। लाइट ऑफ वेवलेंथ जो था वो एक्चुअल में 5000 एंगस्ट्रॉम लगभग लाइट उन्होंने ली थी। 11 मीटर के लगभग लेंथ थी, ऑप्टिकल पाथ था यहाँ पर, और इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव बनाया गया था कि अगर ईथर के रिस्पेक्ट में हमारे अर्थ की मूवमेंट 5 मीटर पर सेकेंड भी हो तो भी होने वाले चेंज को इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता था, जबकि हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी ईथर के रिस्पेक्ट में वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। तो आप सोच सकते हो इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव बनाया गया था कि 5 मीटर पर सेकेंड की वजह से भी होने वाले चेंज को पहचान सकता था, और हमारी जो वेलोसिटी थी अर्थ की वो तो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है, इस बात का विश्वास था कि हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव तो है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में होने वाले जो भी चेंजेस होंगे उनको आराम से मेजर कर सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी पे कोई डाउट नहीं था। देखिए, ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जिस समय किया था सबसे पहली बार माइकलसन ने, उसके समय में भी कई जगहों पर कई वैज्ञानिकों ने उसको परफॉर्म किया था, और ये 1887, 87, 86 के बाद से कई बार परफॉर्म हुआ। रिसेंटली जो सबसे जल्दी जिसको फिर से परफॉर्म किया गया था वो जर्मनी में हुआ, जिसको SLU की ग्रुप ने, सिलर के जो ग्रुप है उसने परफॉर्म किया था, जहां उन्होंने पाया कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को फिर से रीपरफॉर्म किया गया और एक नए तरीके से, आइसोट्रोपी ऑफ लाइट, और फिर से वही मिला। यहाँ कोई भी मीडियम को नहीं मेजर किया गया, ईथर जैसा मीडियम। तो वो एक्सपेरिमेंट उसी रिजल्ट के साथ था, बस नए तरीकों से, लेज़र की मदद से, कुछ ऑप्टिकल कैविटी की मदद से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो ये आप ये देख रहे हो कि ये एक्सपेरिमेंट उसके बाद से अनगिनत बार परफॉर्म हुआ, और रिसेंटली जो सबसे जल्दी इसका परफॉर्मेंस हुआ है वो 2009 में ये आपके पास जर्मनी का है। ओके, लेट मी डिस्कस द थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, ये जो भी आपने इससे पहले जो डायग्राम देखा है ये उसी का एक रे डायग्राम है। यहाँ हमारे पास लाइट सोर्स है, ये हमारी सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है। लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट को फोकस किया जाता है इस सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट पर। तो सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइट को भेजता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लाइट को भेजता है। मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो आप देख रहे हो एरो की डायरेक्शन, एक बार जाती है लाइट, एक बार वापस लौटती है, और वैसे ही यहाँ पर भी लाइट जाती है M2 की तरफ और वापस लौटती है। तो हॉरिजॉन्टल, तो द मोशन में डिस्कस अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, दो डायरेक्शंस के अलॉन्ग हम इसके मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मान लें कि v इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर। ईथर जो कि एक मीडियम है, जिससे हमने कहा कि ये हमारा सन है, सन के चारों तरफ ईथर है, और वहाँ पर तेज़ी से अर्थ गुजर रही है। तो अर्थ जब गुजरेगी तो अर्थ को ईथर की रगड़ लग रही होगी, तो उस अर्थ पर हमने ये इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। तो v इज़ द वेलोसिटी ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर एंड दिस वेलोसिटी इज़ फिक्स, क्योंकि अर्थ एक फिक्स वेलोसिटी से रोटेट कर रही है सन के अबाउट, कोई उसकी वेलोसिटी में किस तरह का चेंज नहीं हो रहा है। जहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट c माना गया है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर L1 और L2 दो डिस्टेंसेस हैं। सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से M1 की डिस्टेंस L1 ली है, सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से M2 की डिस्टेंस L2 ली गई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्टेंसेस हैं हमने ली हैं। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टडी करते हैं कि जब लाइट जहाँ सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से स्प्लिट होने के बाद जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा। देखिए भाई, वेलोसिटी जो अर्थ की है विद रिस्पेक्ट टू ईथर वो v है, ठीक है, और ये v फिक्स है। लेकिन जिस समय हमारी लाइट अलॉन्ग द v चल रही है, तो हमारी लाइट जा रही है सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से मिरर M1 की तरफ, उसकी वेलोसिटी है c, और ये इस समय v के पैरेलल है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि अगर आप 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और बगल से आपका फ्रेंड
80 किलोमीटर पर आवर से गुजरे तो आपको आपके फ्रेंड की वेलोसिटी 80 माइनस 70 यानी 10 किलोमीटर पर आवर समझ में आएगी। आप अपने फ्रेंड की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर नहीं महसूस करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी उनके डिफरेंस से आती है। अगर कोई 70 की स्पीड से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई 80 की स्पीड से आ रहा है, तो आपको एक दूसरे की वेलोसिटी 150 किलोमीटर पर समझ में आएगी। तो जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है तो जो वेलोसिटीज होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से मिरर M1 की तरफ जाते समय जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो C माइनस वी थी, और सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट की तरफ आते समय रिलेटिव वेलोसिटी C प्लस वी हो जाएगी। तो अब हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम टेकन बाय लाइट टू मूविंग टूवर्ड्स द मिरर M1, जब वो मिरर M1 की तरफ चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, C माइनस वी। डायग्राम में आप देखो C माइनस वी है। तो L1 डिस्टेंस है, C माइनस वी वेलोसिटी से उसको कवर किया, टाइम कितना लिया, T1। फिर जब रिटर्न हो रहा है, लाइट जब M1 से टकरा करके ग्लास प्लेट की तरफ रिटर्न हो रही है तो उसको फिर से डिस्टेंस L1 कवर करना है, लेकिन अब की बार रिलेटिव वेलोसिटी है C प्लस वी। तो टोटल सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से चल करके वापस से सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट तक आने में कितना समय लिया है, टोटल टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ ट्रेवल है, वो आप दोनों टाइम को ऐड कर दो। तो आपने L1 ओवर C माइनस वी प्लस L1 ओवर C प्लस वी को ऐड कर दिया, LCM लिया, आपके पास इस तरह का एक रिलेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमने क्या निकाला, v जो है वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड और c जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों में काफ़ी अंतर है, तो इसका मतलब v बाई c एक बहुत छोटा फैक्टर है, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और छोटा होगा। बाइनोमियल थ्योरम याद करो, क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, x मस्ट बी लेस देन 1। x एक से छोटा होगा और जितना छोटा होगा बाइनोमियल थ्योरम के रिजल्ट उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है कि v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक छोटी क्वांटिटी है, तो आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो आप सिर्फ दो टर्म कंसिडर कर रहे हो, 1 प्लस एन एक्स, तो ये 1 है, ये जो पूरा v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है इसको मान लो x है, पावर -1 है मान लो n है, तो 1 प्लस एन एक्स जब आप रखोगे तो n की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, -1 प्लस हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम के बाद हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सो अलोंग द मिरर M1 द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल इज T1। तो T1 क्या है, L1 डायरेक्शन। L1 डायरेक्शन आप देख रहे हो, मिरर M1 की तरफ चलने वाली डायरेक्शन को L1 डायरेक्शन कहेंगे। तो L1 डायरेक्शन में जब लाइट जाती है तो जो टोटल वो टाइम टेकन है उसका ट्रेवल करने में वो है T1। अब देखते हैं वर्टिकल आर्म की तरफ जब मोशन होता है, तो याद करिए पिछला लेक्चर जो था जहां मैंने आपको नाव के एक एग्जाम्पल से बताया था कि अगर नाव भी चल रही है और कोई व्यक्ति एक पानी की धारा में तैर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वर्टिकल नहीं होगा, वो इस तरह का होगा कि वो एक रास्ते से भटका हुआ होगा, एक ट्रायंगुलर जैसा कुछ यहाँ पर शेप बन रहा है। पैराबोलिक होता है, टाइम जब हम बॉल को उछालते हैं तो पैराबोलिक होता है, यहाँ वो इस ट्रायंगुलर शेप में होता है। लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पाथ देखिए, अब देखो भाई यहाँ पर हमारा मिरर था और मिरर जो है वो अर्थ के ऊपर रखा है, अर्थ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़ती है, तो लाइट इस v के साथ मोशन के साथ तो चल रही है, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए इस जगह पर मिरर से टकराएगी। तो c वेलोसिटी से चलती हुई लाइट मान लो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में लगा हुआ समय t है, तो c इंटू टी ये डिस्टेंस हो जाएगा। जितनी देर में लाइट इस पॉइंट A मान लें A से पॉइंट B तक पहुंची है, उतनी देर में ही हमारा जो मिरर है वो पॉइंट C तक पहुंच चुका होगा, और उसके बाद जितनी देर में लाइट B से पॉइंट D तक आएगी उतनी देर में हमारा मिरर C से D तक पहुंच जाएगा। तो मिरर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, तो उसने t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, vt। लाइट चल रही है c वेलोसिटी से, t टाइम में उसने a से बीच में जो डिस्टेंस कवर किया
वो है CT, और हमने M2 से सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट की डिस्टेंस ले रखी है L2। तो आप देख सकते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल पूरा तरह से यहाँ बना हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो c²t², देखिए ये हाइपोटेनस है तो c²t² इज इक्वल टू L2² प्लस v²t²। पूरी तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम है। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप यहाँ से क्या करिए, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए ताकि t कॉमन हो जाए। t कॉमन होने के बाद t की वैल्यू निकल आएगी, अंडर रूट हटाओगे, स्क्वायर रूट हटाओगे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, और इस तरह से आपके पास फॉर्मूला आएगा। फिर यहाँ पर वही कहेंगे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने टोटल टाइम निकालना है, तो A से B तक जा करके वापस B से D तक आने में जो टोटल टाइम है, तो अगर A से B तक जाने में लगा हुआ समय t है तो B से D में आने में लगा समय t होगा, तो टोटल टाइम इन दोनों का सम होगा। तो T2 क्या है, M2 मिरर की तरफ जाने में और वापस आने में जो टोटल टाइम लगा उसको T2 माना, और T2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम टाइम डिफरेंस निकालना चाहते हैं। लाइट जब सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से M1 की तरफ गई और सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट से जब M2 की तरफ गई, तो दो डायरेक्शन में जा करके वापस आने में कितना समय का अंतर लगा है। तो उस समय का अंतर निकालने के लिए आपने डेल्टा टी निकाला, T1 माइनस T2, मतलब मिरर M1 की तरफ जाने में लगा समय, वहां से वापस आने में टोटल लगा हुआ समय, और M2 की तरफ जा करके वापस आने में लगे हुए समय का अंतर। आप देखो सिंपल सा अलजेब्रा है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इस अलजेब्रा को एक बार आप कॉपी पेंसिल से करके देखिएगा अपनी कॉपी पर, और जब हम इस पूरे अलजेब्रा को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, जिसमें 2/c है L1 माइनस L2 ओवर c v² प्लस 2L1 c v²/c², इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंसेस हैं L1 L2, इनको देखना है कि क्या हमें बहुत ही प्रिसाइज चॉइस करनी पड़ेगी L1 L2 की। अगर हमने बहुत ही प्रिसाइज चॉइस नहीं की, L1 L2 को बराबर नहीं रखा, तो क्या हमारे रिजल्ट पर कोई असर पड़ेगा। इन सब दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए, सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए माइकलसन ने एक बहुत ही दिमाग लगा करके एक बहुत ही अच्छा आइडिया खोजा। उन्होंने क्या किया, पूरे इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री घुमा दिया। जब पूरे इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री घुमा देते हैं तो देखो पहले हमने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिरर कौन सा लगा है, M1, और वर्टिकल डायरेक्शन में मिरर लगा है M2। अगर आप इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री घुमा दोगे तो अब ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये M2 मिरर आ जाएगा घूम के यहाँ, और M1 मिरर चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा M1 की जगह। तो M2 जो आर्म पहले वर्टिकल थी अब वो बन गई हॉरिजॉन्टल, और M1 वाली आर्म जो अभी तक हॉरिजॉन्टल थी वो बन गई वर्टिकल। दोनों की रोल जो है वो इंटरचेंज हो गए, जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल बन गया, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल बन गया। ठीक है, अब हम टाइम निकालते हैं। हम टाइम T2 निकालेंगे। आप कहोगे T2 टाइम क्यों निकाला, क्योंकि हमने ये माना है मिरर M2 की तरफ लाइट जब भी जाएगी तो जो टाइम होगा उसको हम T2 लेंगे। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, L2, लाइट को हॉरिजॉन्टल आर्म में जाते समय रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस वी, लौटते समय रिलेटिव वेलोसिटी c प्लस वी। तो आपने T2 टाइम के लिए वही सारी मैथमेटिक्स लगाई, आपके पास वैल्यू आई 2L1c 1 प्लस v²/c², जैसे कि हमने इससे पहले निकाला है। ऐसे ही जब लाइट वर्टिकल आर्म की तरफ जाती है तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है L1, और वहाँ से आप जो टाइम निकालोगे वो 2L1/c 1 प्लस v²/c²। ये पूरी मैथमेटिक्स वैसे है। अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस निकालो। जैसे यहाँ पर आपने टाइम डिफरेंस निकाला था T1 माइनस T2, ऐसे ही आपने यहाँ पर उसी चीज़ को मेंटेन रखा, इसको पलटा नहीं, T1 माइनस T2 किया। जब T1 माइनस T2 करोगे तो आपके पास 90 डिग्री घुमाने के बाद जो टाइम डिफरेंस आया है ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ T डैश है, T डैश को समझ लो कि जब 90 डिग्री घुमा दिया आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को तो टाइम का जो डिफरेंस था वो ये था। तो जो डेल्टा T डैश है, मतलब 90 डिग्री घुमाने के बाद जो टाइम डिफरेंस आया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आर्म की तरफ लाइट को जाने में लगा समय, उसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास दो टाइम हो गए, डेल्टा T है वो जो इंस्ट्रूमेंट को जब नॉर्मली रख करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और डेल्टा T डैश है वो जो हमने इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री घुमा दिया। अब सवाल ये है कि 90 डिग्री घुमाने से क्या असर पड़ेगा।
भाई दोनों स्थितियों में टाइम डिफरेंस है, क्या दोनों टाइम बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो उनका एक डिफरेंस होगा। तो हमने एक टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। एक टाइम डिफरेंस जो हमको मिला था नॉर्मल पोजीशन में, एक टाइम डिफरेंस जो हमको मिला 90 डिग्री घुमाने के बाद। तो हमने इन दोनों कंडीशन में, जब थीटा की वैल्यू मान लो 0 थी और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई यानी घुमा दिया गया है, उस दोनों कंडीशन का टाइम डिफरेंस ले लो। अब आप सिंपल इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 यहाँ रखो, सिंपल से अलजेब्रा करोगे, देखोगे शुरुआत में तो ये दोनों फैक्टर आपको कटते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ L2 बाई सी वी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, यहाँ 2L2 बाई सी वी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस प्लस साइन, इसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अल्टीमेटली जब आप यहाँ से डेल्टा टी निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर L1 प्लस L2। अब ये हमारे पास एक टाइम डिफरेंस आ गया है, मतलब थीटा को 0 डिग्री रखा था तब जो टाइम है और जब 90 डिग्री घुमा दिया तब जो टाइम है, दोनों के बीच का जो रिलेटिव टाइम डिफरेंस है वो हमारे पास डेल्टा टी आ गया है। लाइट की बात है तो अगर हम t को मल्टीप्लाई कर दें c से, तो हम इन लाइट रे के लिए जो पाथ डिफरेंस ये ऑब्जर्व कर रही हैं उनको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। जैसे फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट और टाइम डिफरेंस दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, तो जो डायमेंशन होगी डिस्टेंस की, असल में डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, उसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। हमें मालूम है कि जो फेज डिफरेंस होता है और पाथ डिफरेंस जो होता है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर्मूला क्या है? फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस। नाउ वी हैव पाथ डिफरेंस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर L1 प्लस L2। आपने क्या किया कि 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपने फेज डिफरेंस निकाल लिया, यानी कि जब हमारा पूरा ऑपरेटर थीटा डिग्री पे था तब जो लाइट के लिए फेज डिफरेंस था और जब उसको 90 डिग्री घुमा दिया तो जो फेज डिफरेंस, तो वहाँ पर जो फेज आया, दोनों फेजेस के डिफरेंस की वैल्यू ये हमारी क्वांटिटी आ गई डेल्टा फाई। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, लाइट की जो थ्योरी है इंटरफेरेंस को, उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह आता है कि अगर दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट रेज एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं तो एनर्जी का, इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारे पास क्या मिलके आता है? एक इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न की जो टोटल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। देखो भाई यहाँ I1 क्या है? फर्स्ट सोर्स लाइट सोर्स है उसकी इंटेंसिटी, I2 है सेकंड लाइट सोर्स की इंटेंसिटी, और कॉस क्या है? उन निकलने वाली लाइट के बीच का फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या जीरो है, तो इसका मतलब है कि हम उसको कोहेरेंट लाइट सोर्स कहेंगे। अब देखो यही तो है वो फेज डिफरेंस जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो हमारा जो फेज डिफरेंस है वो L1 L2 की टर्म में आएगा। अब आप जब यहाँ पे उसको अप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस में 2 पाई बाई लैम्डा L1 प्लस L2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर खास बात आप देखो L1 L2 जुड़ रहे हैं, यानी L1 L2 को आप सेम लो या इनमें थोड़ा अंतर भी रख दो, इससे हमारे इंस्ट्रूमेंट पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक रफली आइडिया लेते हैं। L1 प्लस L2 की वैल्यू लगभग 10 मीटर रखी गई, लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम रखी गई। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये रेशियो 2 इंटू 10 टू पावर 7 आएगा, और v ओवर c का होल स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू 10 टू पावर माइनस 8 के करीब आएगी। तो आप क्या करिए, कॉस के अंदर जो फैक्टर है 2 पाई बाई लैम्डा L1 प्लस L2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जब इनकी सारी वैल्यू रखोगे तो ये जो वैल्यू है कॉस की ये लगभग 72 डिग्री के बराबर होगी। और जब 72 डिग्री के बराबर होगी तो इसका मतलब कॉस की यहाँ एक वैल्यू जो भी रही होगी उससे बदल जाएगी, और जब कॉस की वैल्यू बदल जाएगी तो हमारे इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसका पैटर्न भी बदल जाएगा। तो इस 72 डिग्री के होने की वजह से देखा यह गया कि दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो घुमाने से पहले था इंस्ट्रूमेंट के और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो घुमाने के बाद आया, उसके बीच में 20% का शिफ्ट हुआ होगा। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में 20% का शिफ्ट होना चाहिए, ये माइकलसन की थ्योरी बता रही थी। 20% शिफ्ट का होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो शुरुआत में हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा होता है, ये है ब्लैक, ये है वाइट, ये है ब्लैक, ये है वाइट, इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में सारी पट्टियां हैं। अगर रोटेशन हुआ और ईथर विंड थी और सारी चीज़ें सही थी
तो आप ये समझ लो कि इस पैटर्न में थोड़ा सा खिसकेगा, ये तो ऊपर या नीचे की तरफ थोड़ा खिसकेगा। इस तरह से खिसकेगा कि अगर आप एक पैटर्न के लेवल को कंपेयर करो तो दूसरा पैटर्न का लेवल कुछ परसेंट नीचे चला जाएगा। हालांकि बहुत ही ज़्यादा आसानी से खोजे जाने वाली डिस्टेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी माइकलसन का इंस्ट्रूमेंट इतना सोफिस्टिकेटेड था कि माइकलसन को पूरा यकीन था कि वो इस तरह के 20% फ्रिंजों की विड्थ में होने वाले बदलाव को अच्छी तरह से पकड़ ले जाएंगे। तो इट वॉज रियली अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, बट लेकिन उनको वहाँ पर भी कोई भी डिफरेंस होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। इस बात को लेकर के माइकलसन कहते हैं कि ये उनके एक्सपेरिमेंट का नेगेटिव रिजल्ट कहा जाता है कि जिस चीज़ की खोज करने के लिए गए थे ईथर विंड खोज करके, इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो उसको खोज नहीं पाए। ये एक्सपेरिमेंट इसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, लेकिन सभी के रिजल्ट एक ही जैसे थे, देयर इज नो एनी शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न। तो अब ये इसे कहा जाता है नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, क्योंकि माइकलसन मोर्ले जिस मीडियम को खोजने के लिए गए थे उस मीडियम को वो पकड़ नहीं पाए, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या माइकलसन का एक्सपेरिमेंट इस बार भी किसी तरह कमी का शिकार हो गया, या कुछ ऐसा खोज रहे थे माइकलसन जो कि शायद इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सारी चीज़ों को आइंस्टीन आगे इसको रिजॉल्व करते हैं, और जिस एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को खोजने की बात चल रही थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खोजने की बात चल रही थी, जिसको कि हम ईथर के रूप में देख रहे थे, आइंस्टीन ने कहा ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इस तरह कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है। और यहाँ से आइंस्टीन कुछ पॉस्टुलेट देते हैं जो कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट बनते हैं। ओके बच्चों, तो कल या नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसमें हम बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आइंस्टीन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। ओके, सो टिल देन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, हैव अ नाइस डे।